जब डिवोर्स की तरफ बात बढ़ने लगती है, जब सेपरेशन की तरफ बात बढ़ती है, तो सिर्फ एक यही है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे हो। उसके अलावा कोई ना लड़की के माइंड में क्वेश्चन है, ना लड़की के फैमिली वालों के माइंड में है। जो उसको प्रताड़ित भी करना है लड़के को या उसकी फैमिली वालों को, वो केवल इसलिए है कि हम इनसे कितना पैसा ऐंठ सकते हैं। मैडम, मैंने 50 लाख एलिमनी लगाया है। इनकी मासिक आय 65,000 इनका इनकम है। सर, आप जैसे इतने टाइम से केसेस हैंडल कर रहे हैं डिवोर्स, आपको कोई पैटर्न दिखता है आपकी किस टाइप के लोगों की मैरिज चलेगी या हाँ, पैटर्न तो अब इसमें ये है कि एज अ मैन अपने पार्टनर को कैसे चुने या कैसे पता लगे कि वो गोल्ड डिगर नहीं है? सर, इज सेक्स आल्सो द मेन रीजन फॉर डिवोर्स? वन ऑफ द मेन रीजंस, यस, बिकॉज हेलो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू, आपका फिर से आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स लॉट। सर, आप जैसे डाइवोर्स केसेस हैंडल करते हैं यहाँ पे इंडिया में, तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे ऑलराइट, एंड जानने का प्रयास करेंगे कि ज़्यादातर डाइवोर्स केसेस होते क्यों हैं और Okay. इसको कैसे कम किया जा सकता है। फाइन। तो सर, जैसे आप 11 साल से लास्ट डाइवोर्स केसेस को हैंडल कर रहे हैं, तो आपके पास कोई रफ डेटा है कि इंडिया में कितने % लोगों का डाइवोर्स होता है? सी मे बी मैं इसको सही क्वेश्चन ही नहीं मानता हूँ। ओके, कितने परसेंट लोगों का डिवोर्स होता है, इसका कोई डेटा नहीं है, इसके कोई सरकारी आंकड़े नहीं मिल सकते। आरटीआई लगाएंगे तो भी जवाब नहीं मिलेगा। द इशू इज हाउ मेनी मैरिजेस आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच, हाउ मेनी कपल्स आर लिविंग अनहैप्पीली टुगेदर। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में एटलीस्ट आई एम एट अर्बन पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, या जिन लोगों से हमारा कांटेक्ट होता था, लोअर मिडिल इनकम एंड upper class families and elite also, I think at least 60% marriages would be disturbed. Okay. अब उन 60% marriages जो कि disturbed हैं, उसमें से इंडिया में लीगल एक्शन लेना या ना लेना ये बहुत अलग बात होती है। बिकॉज people think that why to take this matter before the public, not just before the court. Especially ladies, still till today, many of the ladies are still apprehensive, and many men are also apprehensive कि ये हम समाज को नहीं बताना चाहते प्रॉब्लम। But out of this 60%, I think maybe half of them are taking some kind of legal action. और वो कई केसेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास बिफोर इट रीचेज द लॉयर वो वैसे पहले ही खत्म हो जाते हैं। Like if they filed a police complaint and some compensation has been paid or some bribe has been paid to the police and the matter has been settled outside court before it could reach the court. So this is one. And the other thing is that there are so many people who just don't want to make it a legal issue. They keep suffering it silently. मतलब बस जो भी है भुगतते रहो, झेलते रहो। क्योंकि अगर हम पहली बार see, if you go to court there will be expenses, if you go to a lawyer there will be expenses. Secondly, it is a long drawn process in India. 5 crore cases are pending, करोड़ों जब cases pending हैं, आप एक और डिवोर्स का केस डाल देंगे, फिर वो उसमें एक केस नहीं होगा, उसमें 5-6 केसेस होंगे मिनिमम। Divorce is one, obviously on the ground of cruelty most probably. Then 498A IPC, dowry harassment, section 304B IPC, DV Act के cases, then harassment, criminal intimidation, extortion, defamation, सब टाइप के केसेस आपस में एक दूसरे पार्टीज एक दूसरे को फाइल करती हैं। सीनियर सिटीजन्स एक्ट वाले केसेस, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑर्डर, मेंटेनेंस अलाउंस वगैरह वगैरह। सो 8-10 टाइप के केसेस फाइल किए जा सकते हैं दोनों पार्टीज के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ। तो यार बंदा सोचता है कि कौन इतना झमेला झेलेगा, मतलब वो भी कोई कम हैरेसमेंट नहीं है ना। सो एक तरफ का ही है, एक तरफ वो है, क्या आपको पसंद है? या तो आपको घटिया सी मैरिज में रहना है या आपको ये सारे कोर्ट के पछड़े में पड़ना है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है जो हम हमेशा क्लाइंट्स को बताते हैं कि यार म्यूचुअल डिवोर्स इज व्हाट यू शुड बी एमिंग एट। समहाउ कन्विंस योर स्पाउस जिनसे आप सेपरेट होना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से म्यूचुअल डिवोर्स पे अग्री हो जाएं। अगर वो नहीं अग्री हो पा रहे हैं तो हाँ, ये कई बार स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है कि उस पर 3-4 केसेस फाइल किए जाएं, जिससे कि वो स्पाउस समझे कि यार मेरा भी कुछ बिगाड़ा जा सकता है, मेरे को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है, इसलिए आई एम विलिंग टू अग्री फॉर अ म्यूचुअल डिवोर्स। बट सर, ये अगर लेडी की केस में होगा, मान लो अगर मैन डाइवोर्स देना चाह रहा है, लेडी नहीं देना चाह रही, तो क्या लेडी को भी जेल हो सकती है? अगर इनका बहुत मुश्किल है, लेडी को जेल कराना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव लीगल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको लेडी पे अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया आपको 3-4 केसेस कम से कम फाइल करने पड़ेंगे।
और उसको जब तक आप थोड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा. जब तक आप यू हैव टू राइट थिंग्स लाइक शी इज़ हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और शी इज़ कमिटेड अडल्ट्री, शी इज़ लिविंग इन अडल्ट्री, she has been committing domestic violence on me, she has been harassing my parents, she talks to some other guy at 2 a.m. in the midnight. Unless you make strong allegations like this, the court will not take you seriously. Men will not be taken seriously by either the court or by the police. तो जैसे इंडिया में क्या रीमैरिज भी होती है अगर कोई डाइवर्स के बाद आपने जो जितने केस लड़े उन्होंने रीमैरिज भी की? वेरी मच, बहुत लोग करते हैं. तो जब एक बार वो ऐसा फेस कर लेते हैं कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लाइफ इतनी दिक्कत हो सकती है अगर एक पार्टनर हो, तो फिर वो रीमैरिज क्यों करते हैं? देखिए, एक्चुअली सी वी ऑल, आई थिंक ह्यूमन स्पीशीज, वी आर सीकिंग लव, वी आर सीकिंग अफेक्शन, वी आर सीकिंग to have someone who is catering to us, who is looking after us, whom we can depend upon, whom we can whose shoulder we can lean upon, कि कोई कम से कम हो मेरा साथ देने वाला. फिर एक लोनलीनेस का बहुत बड़ा इशू है. और इंडिया में whether you're a man or a woman, for women mostly, if you're unmarried or if you're divorcee, it is a huge stigma, it is a blot on your forehead. तो समाज भी जीना नहीं देता है. इसकी थोड़ी सी विदेशों में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा समस्या नहीं आती है, बट इंडिया में स्टिल इट इज़ अ टेबू. ठीक है. एंड इवन फॉर मैन, it is very difficult to be a bachelor because society somehow they look down upon you. Sometimes मुझे ऐसे से आई हैव हर्ड कमेंट्स लाइक दिस कि यार अगर वो बंदा डिवोर्सी है या वो बंदा अगर सिंगल है, लेट अस से वो अपनी मैरिजेबल एज के बियॉन्ड है, 30s में है या 40s में है, और अगर वो सिंगल है तो कोई कहीं जगह उसे इन्वाइट भी नहीं किया जाएगा, बिकॉज इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट अगर वो बंदा सिंगल है या डिवोर्स्ड है या विडोअर है या विडो है, so that person is likely to be sexually frustrated. If he is sexually frustrated, he can be presumed to be a predator. वो मतलब औरतों की तरफ भूखी निगाहों से देखेगा, या अगर लेडी है तो वो ऐसे because she is sexually deprived and frustrated, so she will try to vent out her sexual frustration somehow. या अगर मेल है तो वो ऐसे ही करेगा. तो उनको लगता है कि रीमैरिज कर लिया जाए. और वैसे भी अगर आपकी किसी भी वजह से पहली शादी नहीं चल पाई, एंड इफ़ यू फील दैट देयर इज़ अ सूटेबल पार्टनर, आपका पहले डिवोर्स हो गया, उसके बाद आपको लग रहा है कि कोई सूटेबल बंदा मिल सकता है, आई थिंक इट इज़ अ फाइन थिंग टू गेट रीमैरिड. वी नीड, हमारी जो साइकी है, हमें कोई बंदा चाहिए होता है. अदरवाइज स्लीपिंग अलोन, बीइंग अलोन ऑल द टाइम. आप ऑफिस से घर आ रहे हो रात के मान लीजिए 8 बजे 9 बजे, तो आप मोबाइल कितना चला लोगे, लैपटॉप इंटरनेट वगैरह से कितना कर लो. यू नीड समवन टू बी देयर फॉर यू. या राइट. एंड सर, आप कितने सालों से काफ़ी सारे केसेस हैंडल कर रहे हैं, तो आप कोई केस ऐसा बताना चाहेंगे जो बहुत ही बुरी तरह से एंड हुआ हो, या फिर जिसमें आपको फोर्सफुली उसको डाइवोर्स दिलाना पड़ा हो, ऐसा कोई केस? तो मैंने एक ही केस देखा जिसमें जो हस्बैंड था वो मेरी एक लेडी ऑफिसर है कोर्समेट, उसका भाई था वो. तो उसने बताया कि मैंने अपनी भाई की बीवी को देखा, उसके हाथ में बेलन था, किचन में थे, और वो उसके भाई के यहाँ से राइट टेम्पल के आसपास से खून निकल रहा था, कुछ और स्वेलिंग हो रखी थी हाथ में भी, पाम्स में ना देयर वर सम साइंस ऑफ बीइंग, पाम्स में नहीं सॉरी, इधर पीछे की तरफ नाखून से मारे होने के निशान थे. And it was evident that this is a case of domestic violence. Unfortunately, see what happens is that sometimes men, they get so scared because women have a lot of options, they can complain anywhere. Army में और बड़ी थोड़ी समस्या हो जाती है. In addition to the civil or criminal cases which can be filed against these people in the civil or criminal courts, additionally to that, they can be facing a lot of either disciplinary proceedings or administrative proceedings or court of inquiries or maintenance laws proceedings within the army setup, और नेवी और एयरफोर्स, और इवन पैरामिलिट्री फोर्सेस, और इवन द पुलिस फोर्सेस. तो अगर मान लीजिए आप फौज में हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, और लेडी के साथ अगर ऐसा आपका मैरिटल लाइफ ठीक नहीं चल रही है, वो आपकी सीधा ऑफिस में भी चिट्ठी लिख देगी, कोर्ट केस तो डालेगी प्लस आर्मी में भी चिट्ठी लिख देगी. तो उस मैडम ने ये सब कर रखा था इसके खिलाफ. एंड जो हस्बैंड होता है, ही फील्स अ लॉट ऑफ हेजिटेशन इन अप्रोचिंग एनीवन. फर्स्टली ही विल बी डिफेम्ड, he will be laughed at, his bosses will laugh at him, and his career is ruined. Army mein your career is also ruined, unfortunately, because there are policies that before you are being promoted, they will assess whether your marital life is going good or bad, and you will be subjected to a lot of counseling. आपके सीनियर्स आपको बुला के पूछेंगे कि भाई क्या हो गया, लेडी ने ऐसा क्या कर दिया, क्यों कर दिया. क्योंकि अभी भी इंडिया में somehow
ये माना जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर गड़बड़ चल रही है और अगर मार पिटाई चल रही है, तो या अगर मान लीजिए लेडी ने हस्बैंड को मार दिया तो हस्बैंड ने उसे उकसाया होगा, समहाउ ये बात मान ली जाती है कि यार तुमने ऐसा क्या किया कि लड़की तुम्हें मारने में मजबूर हो गई। हाँ, मैन की गलती डिसाइड कर दी जाती है कि मैन की गलती, मतलब पहले से ही प्रिज्यूम्ड है। हाँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ही लेडीज की गलती होती है। लेडीज आर ऑल्सो विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड मेनी अदर काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज, बट जो अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ है, दिस इज मोस्टली बीइंग डन बाय वुमेन नाउअडेज। तो अब उस केस में उसको बहुत बुरे तरीके से ही वाज थ्रैश्ड, और उसकी वो जो बहन थी उसने मुझे बताया कभी ये अपने ऑफिस में भी नहीं बता पा रहा है, छुट्टी से मिल नहीं रही बिकॉज ही इज हैंडलिंग अ सेंसिटिव आर्मी अपॉइंटमेंट राइट नाउ, so he cannot go to the civil police, and he's been trying to look for a lawyer, and he belonged from South India, but at the time of the incident he was posted in Kashmir. अब उसको साउथ इंडिया में वो कौन लॉयर करे उसको कोई पता नहीं, सो लॉयर्स वो ढूंढ नहीं पा रहा है. अल्टीमेटली समहाउ ही रीच्ड आउट टू मी, वी extended support to him, and there was a lot of chaos. We had to file domestic violence case against the lady. We had to file a senior citizens case from the husband's father's side. We had to file a case for extortion. We had to file a case for defamation. We had to file a case for initially restitution of conjugal rights. तो ये सारे केस हमने लेडी पे फाइल किए. She had to go a few times to the police station. She realized that when the cases were, it was a nightmare of a situation, and she realized that she might also have to face jail time. She had already spent a lot of money on lawyers and police. उसके कम से कम, and she was a homemaker, उसके पास पैसा था नहीं, तब तक मेंटेनेंस अलाउंस स्टार्ट नहीं हुआ था फॉर्चुनेटली, तो कम से कम उसका 2-2.5 लाख रुपया खर्च हो चुका था लड़की का, and they were running out of funds. There's also one strategy, to bleed you dry financially. ओके, आपका पैसा सारा खर्च कर दिया तो फिर अब क्या कर लोगे, अब कैसे लड़ोगे? क्योंकि लड़ने के लिए असला चाहिए, असला बारूद, दैट इज योर मनी. जब आपका वो खत्म हो गया, देन यू कैन नॉट फाइट अ लीगल बैटल. तो फिर अल्टीमेटली व्हेन द लेडी रियलाइज दैट दिस थिंग इज नॉट टर्निंग आउट टू बी एज प्लेजेंट और as easy or as convenient as she had initially thought it to be, then she came to the compromise table. And वो initially पता नहीं अपनी मर्जी से they were demanding some 75 lakh rupees as permanent alimony. लड़का कैप्टन है यार, हस्बैंड, ठीक है, उसकी सैलरी, कैप्टन की सैलरी शायद 90,000 1 लाख के आसपास होगी, अलाउंसेस वगैरह मिला के शायद 1,20,000 समथिंग लाइक दैट. लेकिन अब वो 75, उसके बाद सेविंग्स होंगी, एक कैप्टन के पास कितनी सेविंग्स होंगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? 5-10 लाख होंगी, 15 लाख होंगी मैक्सिमम. अपना सारा DSOP फंड वगैरह सब कुछ निचोड़ करके 15 लाख 20 लाख ज़्यादा नहीं होंगी उसके पास सेविंग्स. एंड शी इज वांटिंग 75 lakhs, क्योंकि मतलब कुछ भी बोल दो, हैरेस करते रहो, परेशान करते रहो. अब उसने बोला ठीक है, आई विल ट्राई फ्रॉम माय पेरेंट्स साइड, बट अल्टीमेटली मतलब पेरेंट्स से मांग करके भी दे वर विलिंग टू गिव सम. उसने बोला 40-45 लाख में इस लड़की को दे दूंगा, बट आई वांट टू जस्ट गेट रिड ऑफ हर, फॉर डेफिनेटली आई वांट टू गेट रिड ऑफ हर. तो फिर मैंने कहा नहीं यार, 40 लाख 45 लाख इज टू मच, वी विल ब्रिंग इट डाउन. तो अल्टीमेटली 1.5 लाख 75 लाख से सीधे. हाँ, क्योंकि उस लेडी को पता चल गया था कि भाई नहीं मिलने वाला कुछ, कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे. और फिर मैंने कहा कि देखो ऐसा है, मैं तो उसको 0 पे ला दूंगा ये खुद, बल्कि ये शी माइट बी विलिंग टू गिव समथिंग फ्रॉम हर पॉकेट. बट मैंने कहा यार उसमें देखो टाइम लग जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, तो उतने टाइम में आप हैरस होते रहोगे, क्योंकि ये लेडी फौज में चिट्ठियां लिखती रहेगी. सो यू विल हैव टू एक्चुअली इसमें इमोशनल एगनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फाइनेंशियली यू आर ड्रेन्ड, स्ट्रेस है 24 घंटे माइंड में, अपनी ऑफिस की ड्यूटीज भी करनी. लेडी की तरह तो है नहीं कि जो होम मेकर है, बट इमोशनली ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ऑफिसर पे, या जो भी मेल है या फीमेल भी, अगर फीमेल विक्टिम है तो मैंने कहा ठीक है ऐसा है, 1.5 लाख दो, तुम्हारी 1-1.5 महीने की तनख्वाह है, इट इज़ योर हार्ड अर्न मनी, आई नो इट, बट यू विल बाय पीस ऑफ माइंड. अल्टीमेटली इट इज़ अ क्वेश्चन, आपको क्या ज़्यादा कीमती है, आपका 1-2 लाख रुपए या आपका पीस ऑफ माइंड? मैं हमेशा क्लाइंट्स को समझाने की कोशिश करता हूँ, सी यू शुड बाय पीस ऑफ माइंड अनलेस यू आर सो पुअर कि आप वो 1 लाख 2 लाख 50,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते. अदरवाइज यू शुड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, जैसे ही आपके डिस्प्यूट स्टार्ट हो रहे हैं, आप जाइए, जो भी आपको ठीक वकील दिखता है उसको एंगेज करो, develop a proper comprehensive legal strategy. You may have to file 2, 3, 4 cases against the other party, and then
you know, try to buy with that money your peace of mind. आपने वो भले ही 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए खर्च किया, लेकिन आप उससे कम से कम शांति मिलेगी, कम से कम जल्दी मिलेगी. और पैसा आपका खर्च होना ही होना है. Because when the other party has filed cases against you, you will have to hire a lawyer anyway. Yeah. Better do it first. Take the first mover advantage. और if you are arrested by the police, especially if you are the husband, और अरेस्ट किया, तब वहाँ पे पुलिस वालों को ब्राइब दोगे, पैसा तो आपके हाथ से निकलना ही है. निकले. ठीक है, किसी ना किसी तरीके से निकलेगा. तो बेहतर ये है कि उसको प्रिवेंशन के लिए खर्च करो. प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. आई से दैट सी इट इज बेटर टू स्पेंड मनी बिल्डिंग अप गुड हेल्थ rather than be hospitalized and spend money on operations and medicines and surgeries and procedures. उससे बेहतर ये है कि आप अपने आप को प्रिवेंशन करके चलिए and take proactive steps. File your cases first. Put the other party on the back foot. तो this is how ultimately, you know, we were able to bring that lady to the compromise table. 1.5 लाख दे करके, और उसका स्त्रीधन वगैरह जो था, उसकी ज्वेलरी वगैरह वो उसे दी. या ठीक है मैडम, तुम जाओ, हमें आपकी स्त्रीधन में, आपके कपड़ों में, आपके गहनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा पीछा छोड़ दो. सो अल्टीमेटली शी लेफ्ट. सर आप जैसे इतने टाइम से केसेस हैंडल कर रहे हैं डिवोर्स के, आपको कोई पैटर्न दिखता है आपकी किस टाइप के लोगों की मैरिज चलेगी, या फिर आपके पास जब केस आता है कि हमें डाइवोर्स लेना है, तो आपको समझ में आता है कि इनका रिलेशनशिप सही किया जा सकता है बात करके या कुछ करके डाइवोर्स? हाँ देखो, एक्चुअली ये है कि कई लोग ना, एक तो होप छोड़ चुके होते हैं कि रिलेशनशिप ठीक हो सकती है. दूसरा ये है कि वो सोचता है मेरे को साथ रहना ही नहीं. जब आपकी होप नहीं है और विलिंगनेस नहीं है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दैट मैरिज. बट आई वुड से कि यार सी, इफ़ यू डोंट फील हैप्पी इन अ मैरिज, अगर आपको लगता है कि यार मेरी तरफ से सब खत्म हो चुका है और बच्चे नहीं है, यू नो, बच्चे वाला बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होता है, क्योंकि उसमें कस्टडी का एक अलग इशू है. अभी चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग लैंडमार्क जजमेंट दिया है कि अगर बच्चा फादर के साथ भी रह सकता है, अगर बच्चा फादर के साथ खुश है तो. लेकिन नॉर्मली 99% केसेस में लेडी के पास ही, मदर के पास बच्चा रहता है. हाँ, पैटर्न तो अब इसमें ये है कि अगर मान लीजिए कुछ थोड़ी सी अनबन हो गई, कोई सस्पेशन आ रहा है, इनफिडेलिटी का डाउट आ रहा है, ये लग रहा है लेडी को कि मेरा हस्बैंड दूसरी औरतों के साथ एंजॉय कर रहा है, या अगर हस्बैंड को लग रहा है कि माई वाइफ इज हैविंग एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, हाँ, सो देन इट इज़, यू नो, यू हैव स्टार्टेड टू स्प्लिट अपार्ट. पहली बात तो, अनलेस आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, एविडेंस है, or you have strong gut feeling, you should not start doubting your spouse. If you're doing that, then you're on the, you know, road to hell, which is divorce. ठीक है. उसके बाद भी if they are not trying to make up, because there are some people who say कि यार बाहर में जाए, मैं क्यों झेलूं. लाइक वो बहुत you know, पॉपुलर मूवी थी थप्पड़, जिसमें दिस लेडी तापसी पन्नू, शी इज देयर, तो उसके हस्बैंड ने उसे थप्पड़ मारा, वो कहती है मैं नहीं झेलूंगी. देखिए, आत्मसम्मान की बात वो बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ. इट इज़ वेरी राइट, एनी लेडी शुड नॉट एंड्योर एनी काइंड ऑफ फिजिकल अब्यूज, नॉट शुड अ मैन, और एनी काइंड ऑफ इमोशनल अब्यूज और डोमेस्टिक अब्यूज और वट एवर. बट यू हैव टू बी अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल. मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ करो, बट आप ये देखिए, सी, अगर आपका कोई स्पाउस है, उसे हीट ऑफ द मोमेंट में अगर हाथ उठ गया है, कोई माहौल ऐसा था, या मान लीजिए उसने ड्रिंक कर रखी थी, या गर्मा गर्मी चल रही थी, या कुछ भी ऐसा, उसने हीट ऑफ द मोमेंट में उसका हाथ उठ गया. मैं उस मूवी को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हीट ऑफ द मोमेंट में बहस चल रही है, आर्ग्यूमेंट चल रही है, गाली गलौज चल रही है, या कुछ माहौल ऐसा है, और उसमें उस बंदे का हाथ उठ गया, गाली निकाल दी, तो उस पर पागल नहीं हो जाना चाहिए. बिकॉज यू हैव टू बी लिटिल सेंसिटिव. चलो ठीक है, आप तो बिल्कुल, आप यू नो लाइक ए फैनेटिक, यू से कि नहीं मैं तो डिवोर्स लेके रहूंगी. अब लेके आप क्या उखाड़ लोगे? पहली बात तो डिवोर्स इतने सारे से मिल जाएगा क्या? डिवोर्स लेना प्रोसीजर इतना आसान नहीं है. उसमें आप पता नहीं कितने लाखों रुपए वकीलों पे खर्च करोगे. उसमें आपकी इमोशनल प्रताड़ना नहीं होगी. विल यू नॉट अंडरगो इमोशनल एगनी? विल यू नॉट फील humiliated in 100 more ways when you're going to the police guys, when you're going to the courts, when you're waiting before the judges, when you're getting harassed by lawyers? आप मतलब, you know, there are lawyers, उनके नखरे भी झेलने पड़ते हैं कई बार. ठीक है, they will keep you waiting sometimes. उसमें आपकी ह्यूमिलेशन नहीं होगी. एक अगर उसने आपको थप्पड़ मार दिया, वो भी हीट ऑफ द मोमेंट में, तो आपकी इतनी बड़ी ईगो है. तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से एडजस्ट कर लेना चाहिए. और उसके बाद, अच्छा मान लो डिवोर्स ले लिया, उसके बाद क्या करोगे? डू यू हैव अ बैकअप प्लान? डू यू हैव अनदर गाय whom you want to get married to? And if you have, what is the guarantee he will not slap you sometime? नो गारंटी. There is no guarantee, no. तो थोड़ा बहुत देखिए एडजस्ट मेरे ख्याल से करने की आवश्यकता है. हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी बात हो गई और वो बंदा इनकॉरिजिबल है,
वो बंदा मानने को तैयार नहीं, हस्बैंड हो या वाइफ हो, और जानबूझ के डेलिबरेटली अब्यूज कर रहा है या सैडिस्टिक प्रेशर मिल रहा है उसे आपको अब्यूज करने में, फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली, व्हाटएवर वे, हाँ, और वो इनकंसिडरेट है, तब एक अलग बात है। लेकिन उसके हाथ से थप्पड़ लग गया, वो 10 बार सॉरी बोल रहा है, वो आपके घर आपको मनाने के लिए आ रहा है, तो इतना ऐसे बिल्कुल ही ब्लाइंडली सिद्धांतवादी होना, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सेकेंडली, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में मुझे दिख रहा है मेरा दोस्त तो आपका दोस्त तो अपनी वाइफ को एंडमस में घुमाने लेके गया था, आप मुझे कहीं नहीं घुमाने लेके जाते हो। या ठीक है, वो उनके सर्कमस्टांसेस होंगे। इंस्टाग्राम पे कहाँ से रील डाली है, फोटोशॉप करके डाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई है, हमें क्या पता। और यार ठीक है, उनके सर्कमस्टांसेस वो होंगे, शायद वो भी अपने घर में लड़ते होंगे, लेकिन नहीं, वो अपने पड़ोसियों को देख करके घूमने गए होंगे, क्योंकि उनके पड़ोसी ने भी इंस्टाग्राम में रील डाल रखी है, उन्होंने दुबई की रील डाल रखी थी, तो ये एंडमस चले गए, ये वहाँ घूम के आ गए। सो व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग yourself with other people, then there's a problem. Infidelity, extramarital affairs are very much a huge problem. Problem or whatever, it has been decriminalized by the Honorable Supreme Court in Joseph Shine judgment. So adultery is no more an offense, but yes, adultery is no more a criminal offense, but yes, it is a ground for divorce under all personal laws, Hindu law, Muslim law, Christian law, whatever. So if you are an infidel, इसमें भी अब इसमें थोड़ा नाउ दीज आर एथिकल फिलोसॉफिकल इश्यूज कि क्या अगर आपको पता है कि आपका हस्बैंड दूसरी लेडीज के साथ इन्वॉल्व है, कई लोग ये भी समझते हैं स्पेशली फॉरेन कंट्रीज कि मे बी इट इज काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ कि अगर हस्बैंड लाइक्स वैरायटी और वाइफ लाइक्स वैरायटी, सो शी इज गोइंग आउट विद अदर मैन, सो द हस्बैंड, सम हस्बैंड्स आर ओके फाइन, इट इज फाइन बिकॉज हम दोनों की शादी ठीक चल रही है। इट इज अ वेरी वियर्ड कॉन्सेप्ट फॉर मी कि इसको भी लोग एक्सेप्टेबल समझ लेते हैं, बट दैट इज ऑल्सो फाइन बिकॉज देन देयर आर सोशल सिचुएशंस टू फेस। अगर आप पहली बार डिवोर्स के चक्कर में अगर फंसोगे, कितना आप पैसा खर्च करोगे, फिर डिवोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल गया तो उसके बाद क्या करोगे, देयर आर सो मेनी फॉलोआउट्स, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो इन लाइफ। मतलब इसमें ना, सी इट इज नॉट लाइक, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% सिद्धांतों की बात आ गई। इट्स नॉट लाइक कि अंग्रेजों ने आप पे दबाव बना रखा है, आपको आंदोलन छेड़ना है ना, आपको अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ना है। अगर आपकी डिग्निटी इतनी ज़्यादा हर्ट हो रही है कि आपका स्पाउस आपको ओपनली चीट कर रहा है, सी इफ इट इज नॉट नेगोशिएबल फॉर यू, इफ इट इज समथिंग which you cannot cope up with, if you cannot agree with it, then it is fine, you go for a divorce. But इसमें भी अब मान लीजिए किसी का गलती से they were in drunk situation and some kind of physical intimacy happened, उसमें if you want to bring it to the stage of divorce, again it is a huge thing, you should take it as a conscious decision whether I want to run into that much of a problem because he has done this, he or she has done this. मेरे हिसाब से yes, it is very much a ground for divorce and it is valid, but उसमें ये देखना चाहिए कि इसके बाद आप कैसे अपने आप को सस्टेन करोगे, बिकॉज स्पेशली इफ यू आर अ वुमन एंड इफ यू आर डिवोर्सिंग योर हस्बैंड फॉर डूइंग दिस, हाउ विल यू लिव द रिमाइंडर ऑफ योर लाइफ? You will be taunted by men, you will be taunted by the society. How will you lead the rest of your life? You will live in a home alone. I don't know. If you're coming back from office, men are taunting you, sexual safety is an issue. There are so many things. So थोड़ा सा एक comprehensive decision लेना चाहिए. तो जैसे अभी सर आपने बताया कि अदर पार्टनर, अगर चीटिंग का केस जनरली होता है लोगों में, तो अगर किसी को पता लगे, मान लो कि उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड किसी और के साथ है, लाइक वो कोई प्रूफ नहीं है उसके पास जैसे उसे लग रहा है, तो अगर वो डायरेक्ट कन्फर्म करेगा तो वो दूसरा आदमी कहेगा कि तुम मेरे पे शक कर रहे हो, मतलब ईमानदारी पे उसकी शक करेगा, तो वो किस तरीके से क्या स्टेप्स ले जाके उसे पता लग जाए या प्रूफ हो पाए, या फिर वो सामने वाले को कैसे बताए? देखो, अगर आप प्रूफ, सी यू हैव टू बी वेरी क्लियर, अगर आपको डिवोर्स लेना है तो आप इस प्रूफ वगैरह की बात करो। डिवोर्स, या अगर आपको लड़ाई या फिर नॉर्मल हमें बात करनी है उससे, कि नॉर्मल हमें कन्वर्सेशन करना है, अगर डायरेक्ट पूछेगा तो ऑब्वियसली फिर देन यू आर हेडिंग टुवर्ड्स डिवोर्स। तो क्या भी स्टेप्स हो सकते हैं? देखिए, छुप छुपा के लेना है तो कॉल डेटा रिकॉर्ड्स वगैरह निकलवाने की कोशिश करो पुलिस से, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू ब्राइब द पुलिस, ठीक है, या किस तरीके से यू गेट अ हैकर, हैक दैट पर्सन्स फोन, छीन लो फोन, व्हाट्सएप में देख लो, कहीं ना कहीं से कुछ है वो एविडेंस निकल जाएगा। बट मेरे हिसाब से इफ यू आर डूइंग दैट, यू आर इन्वाइटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल, you are inviting legal action against you. Call tapping is not allowed. Third party call tapping, उसमें आपको अलग से you can have a lot of legal complications.
मेरे हिसाब से इट इज़ मच बेटर टू डू अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, साफ साफ बुला के पूछ लो भाई देखो ऐसा है, मेरे को डाउट है, ठीक है, लेकिन डाउट है बोलते ही फिर से तूफान आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द डायरेक्शन विच दे शुड बी गोइंग इन, कैन वी टॉक अबाउट इट, बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस एंड इट मे बी द केस दैट आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी आई एम पैरानॉइड, शायद मैं किसी भ्रम में हूँ, एंड आई वॉन्ट टू क्लियर माई माइंड। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ मुझे बता दो आप। इफ़ यू आर नॉट गोइंग आउट विद समवन एल्स बट आई एम थिंकिंग, प्लीज़ लेट मी know that it is not true so that we can live happily, because I love you, I am in love with you, and we want to sustain this marriage. I have no intentions of getting divorced, but if you are thinking of anyone else, then we have to talk about it, because if there's someone else in your life. सो सर व्हाट डू यू थिंक ऑफ गोल्ड डिगर्स? लाइक काफ़ी सारी लड़कियां होती हैं जो केवल पैसा देख के शादी कर लेती हैं, जैसे अपने हार्दिक पांड्या का केस है, जीवन चहल का केस है, जिसमें कहा जाता है कि जनरली लोग कहते हैं, क्या प्रूफ है वो हमें नहीं पता, क्या ट्रू है वो भी नहीं पता, कि उनके पास पैसा है तो उन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद उन्हें एलिमनी मिल जाएगी डिवोर्स के बाद। तो एज अ मैन अगर कोई अपने पार्टनर को कैसे चुने, या क्या चीज़ पर कैसे पता लगे कि वो गोल्ड डिगर नहीं है और रियल में लव कर ले? देखिए, ये गोल्ड डिगर्स का ना बात काफ़ी हद तक सच भी है, और लेकिन हर एक लेडी को गोल्ड डिगर नहीं कह देना चाहिए, क्योंकि कभी हस्बैंड को तो नहीं कहा जाता कि यू आर यूथ डिगर और ब्यूटी डिगर। तो जो हस्बैंड होते हैं वो भी तो ये चीज़ देखते हैं ना कि मेरी वाइफ सुंदर हो, इस तरीके की हो, वट एवर, यंग हो, वट एवर इट इज़। सो बट येस, it is actually a huge menace these days, it is a huge scam, there are gangs for this जो gold diggers होते हैं। So ये मैं जानता हूँ, एक there was some person known to me, Navy officer, this while I was in service, मैंने का केस हैंडल नहीं किया, but I know that there was one north eastern lady, उनकी उम्र कम से कम 40 से 45 साल थी, और उसने शादी कर ली, और उसमें लड़के की, हस्बैंड की एज होगी 25-26 साल। नॉर्थ ईस्ट से लोग कई बार यंग भी लगते हैं, उनके फीचर, उनके फेशियल फीचर्स, बायोलॉजी के फीचर्स कैसे होते हैं, वो यंग लगते हैं। तो उसने इससे शादी करी, इससे शादी कुछ महीनों बाद पता चला कि वो लेडी की एज इतनी है, ओके, और वो ऐसा 2-3 बार और लोगों के साथ कर चुकी थी। एक आर्मी ऑफिसर भी उसमें फंसा था, ये नेवल ऑफिसर था, ठीक, जो मेरा जानकार था, और उसके बाद भी उसने पता नहीं ऐसे कितनों को और किया होगा। इनके पूरे प्रॉपर गैंग्स होते हैं, सिस्टम सेटअप होता है। वो अपनी जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं उसमें अपनी 20 साल पुरानी फ़ोटो लगाएंगी, पहले ही वो यंग दिखती है, फीचर से, बायोलॉजिकली वो यंग दिखती है, और अपनी 20 साल पुरानी फ़ोटो लगाएगी, उसमें भी AI से कुछ मॉडिफाई करके अब मेकअप ऐसा करेगी कि बहुत यंग लग रही है। एंड एनीवे, फिर जब मतलब 2-3 ही बार मिलते हैं लोग, when you're serving in the armed forces, you're not able to meet your would-be spouse too many times because you're always on duty. तो जब आप छुट्टी में आएंगे 2-3 बार अपने वुड बी स्पाउस से आप मिल लेंगे, उतने में इतनी ज़्यादा जान पहचान कई लोगों की नहीं हो पाती है। सो समहाउ दैट लेडी वाज एबल टू हाइड हर एज, एंड आफ्टर सम टाइम ऑफ द मैरिज शी स्टार्टेड क्रिएटिंग अ रकस, एंड शी डिवोर्स्ड, एंड शी गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एलिमनी। तो ऐसे बहुत लेडीज होती हैं, इसके गैंग्स चलते हैं। यू गो टू अ पब और यू गो टू अ डेस्क, और वहाँ पे आके कोई लड़की आपके साथ बैठेगी, एंड शी स्टार्ट फ्लर्टिंग विद यू, एंड शी स्टार्ट गिविंग यू सिग्नल्स एंड अट्रैक्टिंग यू टुवर्ड्स फिजिकल इंटीमेसी। ये आर्मी केसेस में ज़्यादा होता है? आर्मी में भी हो रहा है लोगों के साथ, सिविलियंस के साथ भी हो रहा है। बहुत बड़ा इस समय इट इज़ अ ह्यूज डिफिकल्टी टू डील विद राइट नाउ फॉर यंगस्टर्स। दिस हैपनिंग टू मैरिड पीपल एंड अनमैरिड पीपल बोथ, एंड इफ यू, and she will try to drag you away to a room, and if you succumb to it, if you fall for the this whole scheme, then she'll take you to that room, maybe come out after 1 hour or next morning, and then she and her gang of friends will file complaints against you, FIR फॉर रेप केस? रेप केस इसमें डालेंगे कि रेप ऑन द फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, कि इस लड़के ने मेरे को वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ये मेरे से सो एंड सो पार्टी में मिला, सो एंड सो डेटिंग वेबसाइट पे मिला, और इसने मेरे को कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो मैं इसके साथ आई इंडल्ज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स अपने आप में तो कोई अपराध है नहीं, बिटवीन एनी टू कंसेंटिंग अडल्ट्स। अगर लड़की 18 साल से ऊपर की है, देन देयर इज नो ऑफेंस। तो मैं तो भी 18 साल से ऊपर की हूँ, एंड ही गेव मी द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, तो आई इंडल्ज विद हिम, एंड नाउ ही इज रिफ्यूजिंग टू मैरी मी। तो अब देखो भाई, अब वो उसको डराएगी, या तो केस फाइल करेगी, उसके बाद उसको धमकी देगी कि ठीक है 5 लाख रुपए लाओ, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी में बर्बाद करूंगी, तुम्हारी मैं आर्मी में कंप्लेंट करूंगी, या फिर 5 लाख रुपए लाओ, या पहले ही
कंप्लेंट करने से तो पहले करेगी ये एक्सटॉर्शन या कंप्लेंट करने के बाद, इन एनी केस यू आर रुइंड अनलेस you know devise a proper legal strategy. सो कैसे पता चलेगी कि वो गोल्ड डिगर नहीं है? कोई स्टेप्स या क्या एक मैन को देखना चाहिए जब See, you cannot be naive. You have to be thoroughly sensible. आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा. You should not, जैसे वो वायलेंस बजने लगते हैं ना, वो अगर बज रहे हैं आपके और आपने अपनी बुद्धि का त्याग कर दिया है, then you are in shit. Okay, then you are in for a lot of trouble. You have to use your common sense, and you should not let your hormones take over you completely. If you are getting sexually excited or if you are feeling attracted towards the beauty or whatever, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, and you have to also use your sixth sense. पहली बात, first of all, in first or second meeting, don't do this kind of things. Try to spend some time with the girl. I understand there may be times when you need to make love or mingle with someone and आपको अभी ही time मिला है, मतलब it's like you have to rejoin on duty after 2 days and this is the last time you can come to the pub and then you will not get leave for another 6 months and you are posted in a field area, then it is difficult. I understand that. या अगर मान लीजिए आप normal civilian भी हैं और आपको लग रहा है कि यार आज तो बस मैं I want to enjoy myself, you should have a little bit of patience, test out that person 2-3 times, ask for a few details, maybe कि आपके फैमिली वाले लोग क्या करते हैं, आप क्या करते हो. अगर आप ये सब नहीं कर रहे, यू आर आस्किंग फॉर लॉट ऑफ ट्रबल. ठीक है, थोड़ी सी इसमें मैच्योरिटी की आवश्यकता है, थोड़ी सी अवेयरनेस की आवश्यकता है, एंड स्पेशली आई वुड एक्चुअली देयर इज सम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट व्हिच वी नीड टू इंट्रोड्यूस, दैट लाइक वी हैव अ फैमिली डॉक्टर, वी शुड बी हैविंग अ फैमिली लॉयर. ओके. अनफॉर्चुनेटली लोग लीगल सर्विसेज पे स्पेंड करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बट दैट इज़ लाइक इंश्योरेंस. जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख की गाड़ी खरीदी, उस पर आप गाड़ी खरीदते ही तुरंत आप इंश्योरेंस लेते हो. कंपल्सरी तो है ही, लेकिन अगर कंपल्सरी नहीं भी है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस लोग लेते हैं, और कंपल्सरी इंश्योरेंस का कुछ एलिमेंट होता है, कुछ एलिमेंट आप अपनी गाड़ी को इंश्योर करने के लिए लेते हैं. करेक्ट. वो इसलिए बिकॉज यू वॉन्ट टू इंश्योर दैट इन द इवेंट दैट समथिंग बैड हैपन्स, देन माई कार इज एटलीस्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम financial from damage and I can recover the expenses of it. तो अब इसमें आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मान लीजिए हम ऐसी कोई कभी लीगल सिचुएशन में पड़ते हैं, तो हम किस बंदे को ट्रस्ट कर सकते हैं. मोस्टली लोगों के साथ ये है कि दे हैव नो आइडिया अबाउट हुज अ गुड लॉयर, नो आइडिया अबाउट हुज अ रिलायबल लॉयर. सी, यू मे नो हुज अ गुड लॉयर, आप इंटरनेट में देख सकते हैं, आपको 10 नाम मिल जाएंगे, बट दैट पर्सन इज नॉट मे बी गुड फॉर यू. ही मे नॉट बी अ फ्रेंड, he may not be dependable, he has loyalties towards the other side. तो आपको अपने जो फ्रेंड सर्कल हैं या जो आपकी फैमिली सर्कल है, उसमें आप आइडेंटिफाई आपको करना चाहिए कि कौन बंदा है कि अगर कभी मुझे फ्यूचर में कोई लीगल हेल्प की आवश्यकता पड़ती है, देन दिस द पर्सन आई कैन गो टू, स्पेशली क्रिमिनल केसेस में. ये नहीं कि आग लग गई अब आप वहाँ खोदना स्टार्ट कर रहे हो, नहीं भाई पुलिस कंप्लेंट हो गई, FIR हो गई, ठीक है, समन्स आ गए कोर्ट से, अब वकील ढूंढना स्टार्ट कर रहे हैं, भाई बहुत मुश्किल, यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल. So if you want to, do all this fun in your life, then जो criminals का mindset होता है ना, उनके होते हैं वकील, उनके ना, they have panels of lawyers, they have a whole team of lawyers, जैसे कि movies में भी दिखाते हैं, है ना. एक वकील होगा, वो जो शहर का गुंडा है, वो उसका, वो that lawyer is his, is like one of his troop, one of his उसकी टीम का मेंबर, जैसे कि उसके पास उसका एक डॉक्टर है घर पे, उसका एक लॉयर है, उसका एक बावर्ची है, उसका धोबी वगैरह, तो उसका एक टीम का सदस्य है लॉयर. आई एम नॉट सेइंग कि वैसे, एंड यू शुड नॉट ऑल्सो कि मेरे पास लॉयर है, मैं कुछ भी गुंडागर्दी करूँगा, कुछ भी बदतमीजी करूँगा, वैसे भी इट्स नॉट द केस दैट इफ यू हैव अ लॉयर यू आर सेव्ड फ्रॉम एवरीथिंग. वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ बॉलीवुड, बट पॉइंट इज दैट यू शुड बी हैविंग सम गाय हु इज आइडेंटिफाइड. उससे 2-4 बार बात करके रखो, अगर प्रॉब्लम होगी, इस बंदे को इस चीज़ की नॉलेज है और ये बंदा मेरे लिए ठीक है. You have to ascertain that, because he may be a great lawyer, but all he may be interested in is your money. Right? It is very much possible. तो ये बंदा आपके लिए अच्छा है या नहीं है, you have to identify that. So even if, और अगर आप ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं, you give a call from that pub or that desk to your lawyer friend and say कि भाई देखो मैं ये करने जा रहा हूँ, what are the precautions which I can take. Maybe बातों में लड़की का आधार कार्ड लेने की कोशिश करो. Maybe. I know it is difficult. उस सिचुएशन में यार वो मतलब सोचिए यार पागल है क्या, ये मतलब शराब पीने की माहौल, यार तू आधार कार्ड किस लिए मांग रहा है, कुछ ऐसा प्रिटेक्स्ट किया, ठीक है मैं आई वांट टू नो योर एड्रेस यार, कि कहाँ रहते हो आप. आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, मतलब ऐसे बोला है कि देखो
यार यहाँ पे तुम बड़ी सुंदर लगी यार, आधार कार्ड में तो सब लोग चंपू लगते हैं, देखो मैं कैसा कार्टून लग रहा हूँ, मेरा आधार कार्ड देखो, अच्छा तुम दिखाओ मेरे को अपना आधार कार्ड, तुम कैसी लग रही हो, आर यू लुकिंग एज ब्यूटीफुल एज यू आर लुकिंग राइट नाउ, somehow try to create some kind of a story, try to see driving license or whatever, आधार कार्ड से आपको एज दिख जाएगी, कम से कम एड्रेस दिख जाएगा, यू कैन फाइंड आउट एटलीस्ट वेदर कि जो बिल्कुल ही अगर झूठ बोल रही है लड़की, थोड़ा बहुत आप पकड़ सकते हो, एटलीस्ट देयर इज सम फिल्टर, कुछ एक लेवल ऑफ आपने डाउट को आपने फिल्टर आउट कर दिया, और अगर आपको लगता है कि यार नॉट अ गुड चॉइस, देन यू एटलीस्ट सेव योरसेल्फ फ्रॉम दैट। सर जैसे बाहर के कंट्रीज में मैरिज से पहले लोग प्रीनप साइन करते हैं, तो सबसे पहले आप बताइए कि प्रीनप्स क्या होते हैं और ये इंडिया में इलीगल क्यों है? सी प्रीनप इज अ प्रीनप्टियल अग्रीमेंट। ओके, नाउ प्रीनप जैसे विदेशों में इट इज वैलिड, मैनी कंट्रीज इट इज वैलिड, मैनी कंट्रीज इट इज नॉट वैलिड। इंडिया में इशू ये है कि सी अ प्रीनप्टियल अग्रीमेंट इज see basically the policy in India is that you cannot do anything, you cannot enter into an agreement to outlaw something which is law. पहले ये होता क्या उसके बाद? हाँ जी, सो लेट अस से प्रीनप्टियल अग्रीमेंट ये होगा कि हस्बैंड और वाइफ आपस में समझौता करेंगे कि अगर मान लीजिए हमारा डिवोर्स होता है फ्यूचर में फॉर वट एवर रीजन, देन लेट अस से कि जो हस्बैंड है उसके पास उसको 75% ऑफ द नेट एसेट्स मिलेंगे। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ की टोटल नेटवर्थ है 12 करोड़ रुपए सब मिला करके, तो 12 करोड़ में से 9 करोड़ हस्बैंड को मिलेगा, 3 करोड़ वाइफ को मिलेगा। या एक और ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है कि जो मेरे नाम पे है, जो हस्बैंड के नाम पे हस्बैंड को मिलेगा, जो वाइफ के नाम पे है वो वाइफ को मिलेगा, जो कॉमन है उसको हम तब देखेंगे कि कैसे बांटना है। या कि जो मेरी मेहनत से मिला है वो मैं रखूंगा, जो तुम्हारी मेहनत से मिला है वो तुम रखो। या ऐसा हो सकता है कि सी आई एम अ लॉयर, यू आर नॉट अ लॉयर बट यू आर असिस्टिंग मी रनिंग माई ऑफिस, you attend to my guests and clients when they come home, you help me make a good impression, you handle my social media. So in the event of divorce, let us say I have earned 5 crore rupees out of my legal practice, तो अब हम मानते हैं कि चलो 1 करोड़ का योगदान तुम्हारा है, तो so you will get that 1 crore. This can be a prenup. या प्रीनप मतलब पहले से हम एग्रीमेंट कर ले मैरिज प्री प्री मतलब पहले, नप्टियल मतलब शादी, तो शादी से पहले किया हुआ अग्रीमेंट कि अगर डिवोर्स होता है, अगर सेपरेशन होता है, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारी जो एसेट्स हैं, हमारी जो ज़मीन है, खेत हैं, ज्वेलरी है, वो सब कैसे कैसे बटेगी, दैट इज़ अ प्रीनप। तो ये इंडिया में इलीगल क्यों है? करेक्ट, क्योंकि अगर मान लीजिए प्रीनप्टियल अग्रीमेंट हम ऐसा कर लेते हैं कि मान लो मतलब बिल्कुल ही दिस विल बी एन अनकॉन्शनेबल प्रीनप, कि ऐसा बना लें कि सारी की सारी प्रॉपर्टी हस्बैंड को मिलेगी, वाइफ को कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा, ठीक है, फॉर वट एवर रीजन अगर ऐसा हो जाए, तो पहली बात तो ये लगेगा कि दैट दिस इज मेड अंडर ड्यूरेस, अंडर कोअर्शन, कि लड़की को बहला फुसला करके या कुछ ऐसी स्थिति में वो लड़की है उसको डरा दिया या उसको ऐसा कुछ कर दिया कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या चीज को साइन कर रही है, देन इट इज ईदर अनकॉन्शनेबल और मेड अंडर ड्यूरेस, देन इट विल नॉट बी एनफोर्सेबल। बट लेट अस से some kind of a prenup is made wherein it is said that all the property given by the husband will belong to the husband only and wife will not get anything. Or if it is decided between the parties that whatever jewelry has been given by my side, I will take it back, then it is not a valid agreement. Why? Because in India, the entire Stridhan has to go to the lady as per law. लेकिन आप एक प्रीनप से इसको आप आउटलॉ करने की कोशिश कर रहे हो, इस जो कानून है उसको आप ओवररूल करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज नॉट अलाउड। आप एक दो पार्टीज मिलकर के जो देश का कानून है आप उसको काट नहीं सकते। That is why prenuptial agreements are not valid or enforceable in India. Moreover, India में see a marriage, especially between Hindus, a marriage is a sacrament as well as a contract. अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से माना जाता है, तो और लेकिन इंडिया में मोस्टली जो माइंडसेट है सोसाइटी का वो ये है कि इंडिया में शादी एक पवित्र रिश्ता है, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, 7 जन्मों का बॉन्ड है, तो इसलिए अब इसमें prenuptial agreement is something which is not recognized by law. जैसे सर काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज होती हैं जो अपने रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ओपनली दिखाते हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाते हैं, मे बी दे आर नॉट बट फेक हैप्पी दिखाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सिक्योर रखते हैं अपनी रिलेशनशिप को, ज़्यादा नहीं बताते। एंड वो देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा बताते हैं उनके ज़्यादातर चांसेस होते हैं डिवोर्स के, और जो सेफ रखते हैं या फिर ज़्यादा ओपनली नहीं डिस्क्लोज करते हैं तो वो उनके कम चांसेस होते हैं। लाइक रोहित शर्मा के ले लें, विराट कोहली ले लें, उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैरिज के बारे में ज़्यादा नहीं शेयर करते, क्योंकि युजवेंद्र चहल हो गए, हार्दिक पांड्या ने बहुत ज़्यादा शेयर किया है, बहुत रोज़ पोस्ट डालते थे वाइफ के साथ, और उनका डिवोर्स हो गया बट इनका नहीं हुआ। तो आपका क्या ओपिनियन इस बारे में? देखिए, एक तो नज़र लग जाती है, कई लोग ऐसा मानते हैं, मेरा मानना है कि नज़र लगती भी है,
लेकिन एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि जो लोग इतना ज़्यादा एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपको दिखाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? शायद आपका इतना अच्छा चल ही नहीं रहा है, इसलिए आप इतना एडवर्टाइज़ उसे कर रहे हो। नहीं तो सी इट इज़ even see it is a sacrament. A marriage is some kind of a sacred bond. But even if it is not sacred, at least it is a friendship between two people. At least it is some kind of a pure respectable relationship. आपको इतना दिखाने की आवश्यकता क्या है? Let us say you are going with your brother, or you are going somewhere with your mother, or with a friend. Do you advertise it so much? No. नहीं। Somehow वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ इतना दिखाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? शायद इन लोगों का इतना अच्छा चल नहीं रहा होगा जितना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इनका ऑलरेडी ब्रेक डाउन की तरफ बढ़ रहा है, और मे बी दे आर ट्राइंग टू मेक अप। और मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं, वाइफ है वो अपने हस्बैंड को बोलेगी कि यार तुम्हें क्या शर्म आती है, तुम अपने जो हमारी पोस्ट्स हैं, जो हमारी फोटोज़ हैं, इनको क्यों नहीं तुम अपने सोशल मीडिया पे लगाते हो? तुम्हें क्या मतलब वाई यू नॉट विलिंग टू डू दिस बिकॉज योर गर्लफ्रेंड विल सी। तो अब वो हस्बैंड को कंपेल कर रही है, या हस्बैंड वाइफ को इस तरीके से कंपेल कर रहा है। तो मोस्टली इसमें लेडीज़ ही कंपेल करती हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लेडीज़। तो अब वो अगर उस सबको लगा रहे हैं, देन देयर इज दैट सीड ऑफ डाउट इन द माइंड ऑफ योर स्पाउस कि यार ये मतलब मेरे को शक कर रही है, शक क्यों कर रही है? तो वो और बातें बिगड़ती हैं इससे। मेरे हिसाब से यू शुड अवॉइड पुटिंग टू मच ऑफ योर पर्सनल लाइफ। हाँ ठीक है, इफ़ यू वांट टू डिक्लेयर टू द वर्ल्ड दैट यस यू गॉट मैरिड और यू वेंट टू सो एंड सो प्लेस, उसकी एक फ़ोटो लगा दी, 2 फ़ोटो लगा दी, बट डेली फ़ोटोज़ लगाना हर टाइम मतलब वी आर गोइंग ऑन अ क्रूज़, वी आर गोइंग टू सो एंड सो प्लेस, इसका आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ इट, एंड मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू हाइड समथिंग, जस्ट ट्राइंग टू हाइड अ skunk with flowers on the top. सर आपने सबसे ज़्यादा मेन रीजंस क्या देखे हैं डाइवोर्सेस के? 3 मेन रीजन अगर कोई बताना Infidelity, sexual frustration, because some people are not satisfied with their partners, social media, financial issues बहुत ज़्यादा important है। और आई थिंक इंडिया में सबसे लीडिंग नंबर 1 कॉज है सासू माँ। ओके, फैमिली टॉर्चर। सॉरी, सासू माँ नहीं, आई मीन मायका, मतलब हस्बैंड की तरफ से उसकी सासू माँ, बिकॉज शी विल कीप फीडिंग समथिंग टू हर डॉटर, एंड द एंटायर मायका विल कीप फीडिंग समथिंग, ब्रेन में पॉइजन भरते रहेंगे, नहीं बेटी हमें नहीं दबना है, हम देख लेंगे इन्हें, हमें उसने तेरे साथ ये किया, तू उसको ईंट का जवाब पत्थर से दे। तो ज़बरदस्ती का मतलब दिस, आई थिंक दिस इज़ प्रूवन ऑल्सो, a huge amount of divorces and discord in matrimonial life are because of चाची, मामी, सासू माँ, मायके से जो फीडिंग आ रही है, जहर भरा जा रहा है, सहेलियाँ समझाती हैं चीज़ें, because of this. You should stop listening to them. You should listen to your common sense. You should, you should see what your husband is in front of you. You should see how he is behaving. ज़बरदस्ती अगर see your mother is 1 generation older. उनके ज़माने में दुनिया बहुत अलग थी, उनके पैमानों से, उनके सिद्धांतों से आप नहीं चल सकते। आप बहुत अलग जनरेशन में रह रहे हैं। अगर आप इस ज़माने के जो मतलब in today's generation, like if you are, let us say if you are between 25 to say 45, you are in an age where जब आपके पेरेंट्स की शादी हुई होगी, they would not have lived in this kind of a society. A whole new world has come up just in terms of social media alone. हमारे पास अगर हमारी जनरेशन को देखें, like if I compare myself with my parents' generation, I would be having at least 5 times more the number of clothes and boots that my parents used to have. उस टाइम के thought process बहुत different थे. India was not a very flamboyant economy, not a very rich country. We are not a very rich country even now, but at least now our per capita income is much better. हमारे पास एक huge middle class population है. We are able to afford things much better. उस टाइम पे it was much different how you spend money in the family, how you handle financial resources, how you handle so many things was different. The only way of keeping in touch with people was through telephonic conversations. Now we have all kinds of devices, technology, social media, etc. So
the entire world was completely different in those days. You cannot be guided by people of that, older generation. हाँ, कई लोग होते हैं ऐसे पेरेंट्स जो कि those who are updated and those who are current with the timings, current with the present times. लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो उस ज़माने में जी रहे हैं और वो उस ज़माने की वो समझा रहे हैं, जैसे कई मदर्स ऐसी भी होती हैं, वो कहती हैं कि बेटी अगर वो कुछ भी कर रहा है कोई बात नहीं, तुम झेलते रहो, पिटते रहो, तुम वो चप्पल से मार रहा है तब भी पिट लो, वो सिगरेट के वो जला के वैसे चुभ हो रहा है वो भी झेल लो, कोई बात नहीं बेटी, क्योंकि पति तो परमेश्वर होता है. So that is also a very stupid, outdated concept in my view. You have to be balanced and you have to use your own common sense and not listen much to mother, okay, mother or brother or father. With all due respect, you can pay love to your mother, you can pay whatever regard is required, but mothers be interfering too much in your marital life is you're on the road to divorce and separation. आपके पास सबसे ज़्यादा कौन आता है डाइवोर्स के लिए, हस्बैंड या वाइफ? Husbands? हस्बैंड के सबसे ज़्यादा कैसे आते हैं, वाइफ की तरफ से इतने नहीं आते? नहीं. तो हस्बैंड ज़्यादातर केसेस में डिवोर्स का जा रहे हैं. हाँ, बिकॉज लेडी के लिए तो क्या है, लेडी तो सीधा 2-3 झूठे केस डाल देती है हस्बैंड पे, ठीक है. देन शी स्टार्ट्स आस्किंग फॉर मेंटेनेंस अलाउंस मंथली. सो अब जब हस्बैंड के खिलाफ मेंटेनेंस अलाउंस का ऑर्डर पास हो गया, उसकी सैलरी से 20,000, 25,000, 50,000 रुपये जब महीना कट रहा है, बंदे की सैलरी 1,00,000 रुपये है महीने की, कट रहा है 50,000 क्योंकि एरिया के साथ जब कट रहा है, देन ही इज इन थिक शिट. हाँ, उसको 30,000 रुपये मंथली EMI चल रही हैं, लोन चल रहे हैं, 50,000 रुपये मैडम को देना पड़ रहा है, 20,000 रुपये में कैसे अपना काम चलाओगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो हस्बैंड्स रियलाइज दैट नाउ आई एम इन थिक सूप, I have to ask for divorce. And when ladies are committing so many kinds of cruelty, see, because जो हमारा फौजियों का क्लाइंट बेस है, या जो मिडिल या अपर मिडिल इनकम सोसाइटी के का जो सोशल स्टेटा है, उसमें ज़्यादातर आज की डेट में हस्बैंड्स प्रताड़ित हैं इन टुडेज टाइम्स. रूरल एरियाज में मे बी women are more suffering, but in urban areas husbands are suffering more. And at least 70 to 80% cases being filed against men are false. So obviously when you have a false FIR against you, you have a false 498A against you, you have a false DV case against you, obviously you'll ask for divorce. अभी तक कोई आपके पास ऐसा केस आया है जिसमें कोई हस्बैंड या वाइफ ने 2 फैमिलीज बना रखी हो और एक दूसरे को पता नहीं कि उसकी दूसरी शादी भी हो रखी है दूसरी? देखिए, मेरे पास मैंने कोई ऐसा केस हैंडल नहीं किया. हाँ, आर्मी में ऐसे बहुत केसेस हैंडल किए हमने, बट नॉट एज अ No, one case I've handled like this. So obviously this is a case of plural marriage, which in India is completely illegal. It was completely punishable under sections 494 and 495 of the IPC. It is called bigamy. Bigamy मतलब 2 शादियाँ आपने कर रखी है और हाँ, दोनों वाइफ्स के साथ फैमिली चला रहे हैं. ये बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है, नहीं करना चाहिए. We understand that people want variety and you want different sexual encounters with different people, with different partners, but running 2 different families and having 2 marriages is completely, it is suicidal. Because if it is out, then there is no way that you will not be arrested and put behind the bars. मतलब, see, I'm not talking about mountains, because उनके personal law में there are 4 marriages allowed, that is different. But if you are not a mountain in India, and you are doing 2 marriages and running 2 different families, it is very, very, very risky. It is completely should be avoided. सर, जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है कि लड़कियां ज़्यादातर चीट कर रही हैं. लाइक आपने काफ़ी सारे केसेस देखे होंगे, उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड की डेथ मतलब मार दिया, उसको मर्डर कर दिया. लाइक कभी एक वो केसेस मुस्कान वाला केसेस, ब्लू ड्रम ऐसे ही केस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं. आए दिन बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती है इस चीज़ की. तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? एक्चुअली मेरे को लगता है ना, ये जो चीटिंग का, हमें ऐसा लगता है कि ये चीटिंग बढ़ गई है. शायद थोड़ी बढ़ भी गई होगी, लेकिन वो इसलिए बिकॉज इन टुडेज टाइम्स वी हैव ईजियर एंड बेटर एक्सेस टू मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. हम एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा आसानी से जा सकते हैं. बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट वी कैन मिंगल विद पीपल वेरी इजीली. देयर आर दीज डेटिंग एप्स, बम्बल एंड टिंडर एंड ऑल दैट, सो वी कैन मीट अप विद ऑल दीज पीपल. बट ऐसा नहीं है कि चीटिंग अभी ही होने लगी और पहले होती ही नहीं थी. हाँ, तो सी, वो लड़कियों की तरफ से अगर केसेस बढ़ गए तो बढ़ेंगे, क्योंकि सी, women आर गेटिंग इंडिपेंडेंट, ओके, फाइनेंशियली एंड एजुकेशनली.
अभी से अगर आप 2 जनरेशन पहले देखें इंडिया में, वेरी फ्यू वुमेन यूज्ड टू बी लिटरेट एंड एम्पावर्ड बाय एजुकेशन. लेकिन अब जब जब नारी शक्ति बढ़ रही है एंड women are self sufficient, independent financially, going into good jobs, they are becoming doctors, scientists, lawyers, defense officers. So when they are financially doing as well as men are doing, then obviously, you know, they will be expressing themselves also in not just verbally, not just vocally, but also sexually. Like in my college, there were more girls than boys in terms of, you know, student strength, at least in my batch. तो अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग एनी स्टेटमेंट ऑन यू नो वट एवर काइंड ऑफ सेक्शुअल एक्टिविटी, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट जो कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सदियों से ट्रेडिशनली इट वाज कंप्लीटली मेल डोमिनेटेड. लाइक इफ आई सी इन माय फादर्स जनरेशन, मेरे ख्याल से एटलीस्ट 95% ऑफ द स्टूडेंट्स getting completing their law degree through any law college would be men. Now it is almost, you know, 50-50. I went to this IILM university at Gurugram, where I went to preside over as one of the panel members, one of the judges for a client counseling competition. अभी recently 1 महीना भी नहीं हुआ है. तो उसमें भी I think 70% were girls. तो अगर लड़कियां इस तरीके से तरक्की कर रही है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए लेडीज को. So when they are feeling more empowered, when they are feeling more independent, then obviously they will be expressing themselves in all kinds of ways. So yes, it will happen. और मैं इसको गलत भी नहीं मानता हूँ by the way, क्योंकि see you are an adult. आप 18 साल की अगर ज़्यादा उम्र है तो ठीक है यार, you are adult, you can vote, you can smoke, you can drive, you can you know, you can enter into sexual intercourse freely. But yes, समस्या वहाँ आती है जब आप उसको misuse करते हो. See, once you are getting into a sexual encounter because you need that sex is a demand of your body or mind or emotion or whatever, you need that emotional assistance or support from someone. और फिर अगर आपकी बात टूटती है, then you are filing false cases of rape on the pretext of marriages. अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंटली जजमेंट आया था कि अगर ऐसा होता है और अगर किसी वजह से शादी नहीं हो पाती है तो आप फॉल्स रेप केस नहीं डाल सकते कि उस लड़के ने मेरे से शादी का वादा किया था, उसकी वजह से उसने मेरे साथ रेप किया है. So ladies are expressing themselves like that, it is perfectly fine, but you should not be abusing or misusing the law. Sir, is sex also the main reason for divorce? One of the main reasons, yes, because In India also? हाँ बिल्कुल होगा. India में it is definitely you know, but I will not classify it in even the top 5. लेकिन होगा शायद, लोग बताना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि इंडिया में मतलब I don't understand. Like, what do you mean by it? I don't think that is one of the top 3, 4, 5 reasons. I mean, what is it? I think, kam se kam, maybe in very, you know, high, elite kind of, very rich, influential kind of families, they would be having fancy ideas. Like it was there in the Atul Subhash case also, that the lady, she used to watch some Japanese serials and she used to have very funky ideas that we'll do sex of this type and we'll do so and so sexual activity. मुझे नहीं लगता कि इंडिया में अभी तक उतना ज़्यादा कोई यू नो इतना ज़्यादा ये राइज पे है कि हमें वी आर सेक्सुअली डिससेटिस्फाइड कि इस टाइप का हम नहीं सेक्स कर पा रहे या इस टाइप की एक्टिविटी नहीं हो रही और व्हाटएवर. और अगर मेरे ख्याल से वो होता भी है, दैट मे बी द ओरिजिन ऑफ सम काइंड ऑफ disputes between husband and wife, but ultimately then what happens is that it develops into some other kind of something else, and then they will say that cruelty. कम से कम they will not see कोर्ट की जब हम केसेस फाइल करते हैं, we never write that there was sexual discontentment. Okay. Yes, we can write that the husband was refusing to have sexual intercourse, or the wife was refusing to have sexual intercourse. In that case, we file an application for RCR, Restitution of Conjugal Rights. But हम ये नहीं कहते कि यार they were not able to get enough sex. हाँ, उसमें भी है कि ठीक है वो 6 months he was refusing or 6 months she was refusing. But we don't say कि यार वो इस टाइप का refuse कर रहा था and they were refusing this Japanese stunts or these American or European stunts. This type of thing never happens. What happens is that, let us say, even if one of the parties, the husband or the wife is desirous of having some funny kinds of sexual activity, so and the other spouse is not encouraging it, then जो उनके बीच में जो लड़ाई हो जाती है ना, then it becomes into cruelty. Then what we write in the court cases कि cruelty उसने ये commit करी, इसने इसको ऐसा ताना मार दिया, इसने वैसे ये अभी इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आया है कि
ताने मारना या घर का खर्चा ना देना, ये नॉर्मल वेयर एंड टेयर है, सॉरी नॉर्मल वेयर एंड टेयर नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ एवरीडे मैरिड लाइफ, दिस इज नॉट क्रूअल्टी। बट उसको फिर अगर मान लीजिए कोई ताने भी मार रहा है तो वाइफ जब केस डालेगी वही लिखेगी कि नहीं ये मेरे को ताने ही नहीं मारता था, ये मेरी मदर को भी गाली देता था, फादर को भी गाली देता था, मेरी बहन का इसने बलात्कार करने की कोशिश करी, मेरे को मारा पीटा, इमोशनल अब्यूज किया, अननेचुरल सेक्स किया, फिर वो सारे झूठे टाइप के एलिगेशंस लगाती है। वो ये नहीं लिखते कि you know some kind of sexual frustration was there and that is the reason of divorce. सर अगर कोई आप एक स्मॉल एडवाइस देना चाहेंगे या फिर कोई एक स्मॉल एक्टिविटी जो मैन कर सकें ताकि वो उनका डिवोर्स ना हो विदाउट एनी एफर्ट, जो वो कर सकें? See, what you can do is, see, basically you should keep your marriage alive, you should be good and kind and compassionate towards your spouse, you should be loving. मतलब बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको एक छोटा सा नोट लिख के रख दो, हाँ, you can maybe take a half a piece of paper or some small state, उसमें just write some kind word, you know, maybe notice their dress, क्या तुमने ये पहन रखा है, ये अच्छा लग रहा है तुम पे, या ये तुमने ज्वेलरी लगा रखी है अच्छी लग रही है, some kind word, you know. Basically you have to keep that passion, that fire of love alive, because normally it pales with passing time. जैसे आपको वो स्टार्टिंग में जब वो लड़की आपको सबसे अच्छी सुंदर लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी, you fell in love with her, or even if it was an arranged marriage, at least in the beginning you had some kind of love for her. But after 5 years, 10 years, you start taking the other person for granted. Husband and the wife both. So you should not take them for granted, because you know it actually means the world for you. It is supposed to mean the world for you, because if you're in love with that person, then you should see that you're not going to have that person forever. Right? That person may die, you may die, or there may be divorces. You know, there are things to stop that. One day that person will not be there with you, so you have to cherish it and actually make yourself realize how fortunate you are, and make that person realize that, see, this, I care for you, I feel for you, I love you, and I am actually grateful for having you in my life. सर जैसे एक मैरिड लाइफ में प्राइवेसी काफ़ी मैटर करती है, हाँ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एक आदमी को सारी चीज़ें अपनी वाइफ को बतानी चाहिए या नहीं? लाइक फाइनेंशियली क्यों कैसा है, या फिर पर्सनल डिटेल्स, लाइक उसकी पिछली गर्लफ्रेंड या वो करंट में कुछ भी है, इसका कोई भी सीन चल रहा है? ये दोनों हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड इस तरीके का है कि वो उस पर बवाल खड़ा कर देगा, ठीक है, अगर आपने बताया, देन यार बेटर है मत बताओ, ठीक है। सी, आई एम सेइंग लेट अस बी प्रैक्टिकल, लेट अस नॉट डेवलप सिचुएशंस वेयर divorce is the only option. Let us try to sustain marriages as far as they are harmonious and pleasant to be in. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइफ झंड हो गई है फिर भी मैरिज को घसीटते रहो, नो, उसमें मेरे को कोई फायदा नहीं लगता है, unless you have kids, which then is a completely different ball game. लेकिन अगर मान लीजिए आपका हस्बैंड या वाइफ अगर इतने अंडरस्टैंडिंग है कि वो समझ जाएंगे, देखो कॉलेज में सबके जनरली अफेयर होते हैं, तो यू शुड टेल योर कॉलेज पास्ट टू योर स्पाउस, अगर उस तरीके की आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो। कई जगह पे ये भी होती है कि यार कोई ना तो पूछेगा ना बताएगा, कई स्पाउसेस में डोंट आस्क डोंट टेल पॉलिसी। तो अगर वैसी वाली अंडरस्टैंडिंग है तो मत पंगे लो, वाई प्ले विद फायर, मतलब ज़बरदस्ती क्यों ही पंगे लेने अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो। हाँ, और लेकिन अगर मान लीजिए आपके अभी कोई करंट अफेयर्स चल रहे हैं, करंटली अगर आपके कोई अफेयर्स चल रहे हैं, तो अब फिर से वही बात है जो कि हमने पहले डिस्कस करी कि अगर मान लीजिए आप डिवोर्स चाहते हैं, देन यू हैव टू स्टार्ट कमिंग आउट विद द ट्रूथ। बट इफ़ यू वांट टू सस्टेन योर मैरिज, देन यू बेटर जस्ट हाइड इट एंड ट्राई टू, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने हस्बैंड को या वाइफ को चीट करो, बट मतलब चीट करना बंद करो, लेकिन हर एक चीज़ मतलब अपने माथे पे लिख के घूमोगे कि यार मैंने ये भी कर रखा, ये भी कर रखा, ये भी कर रखा, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो पहले जाओगे। सी, देखो, अगर हर एक चीज़ बताओगे ना तो डेफिनेटली देयर विल बी सम पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट, ज़बरदस्ती देयर इज नो पॉइंट इन इट। अगर आपकी कॉन्शियस, अगर आपका ज़मीर आपको कचोट रहा है, आपको कन्फेशन करना है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर मान लीजिए लाइफ पीसफुली चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, आपने कोई बहुत बड़े गुनाह नहीं कर रखे, तो मेरे ख्याल से आपकी कॉन्शियस आपको इतनी कचोट नहीं बनी चाहिए, सिंपली चलते रहो। फाइनेंशियली yes, you should discuss, because you are giving your spouse the importance which he or she deserves. और हमारे हिंदू धर्म में कहा भी गया है कि अर्धांगिनी है आपकी बीवी, so you should be taking financial decisions with the consent of your wife. So yes, you should be telling her, you should be sharing your financial things
बट अगर आपको लग रहा है कि डिवोर्स की तरफ बढ़ रहा है, देन एज अ मैन यू बेटर प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम disclosing all your financial assets, because she will come after your assets for sure. Because when the things start going south, then the only thing which remains is how to settle the finances. जब डिवोर्स की तरफ बात बढ़ने लगती है, जब सेपरेशन की तरफ बात बढ़ती है, तो सिर्फ एक यही है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा. उसके अलावा कोई ना लड़की के माइंड में क्वेश्चन है, ना लड़की के फैमिली वालों के माइंड में है. जो उसको प्रताड़ित भी करना है लड़के को या उसकी फैमिली वालों को, वो केवल इसलिए है कि हम इनसे कितना पैसा ऐंठ सकते हैं. So you should hide your assets. You should definitely not name anything in the name of your wife or in the name of your husband. ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी ज़्यादा Most welcome and thanks for having me over here again. एंड सर, अगर इस पॉडकास्ट को कोई मैन देखेगा तो आई होप कि उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड वो अपनी मैरिज से पहले जो स्टेप्स लेने हैं वो सारे ले लेगा, ताकि बाद में उसे डाइवोर्स का सामना ना करना Steps क्या आगे लेने चाहिए वो हमने डिस्कशन नहीं किया. We will वी विल नेक्स्ट पॉडकास्ट.